नमस्कार। मैं ममता द्विवेदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय वनस्टिसी। ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग रज़िया सज्जाद ज़हीर की इस कहानी को पढ़ेंगे। रज़िया जी की इस कहानी को पढ़ने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में जो सामान्य उद्देश्य हैं वो है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है हमारा कहानी विधा का परिचय देना। पहले भी हम कहानियाँ पढ़ चुके हैं, ये भी एक प्रसिद्ध कहानी है। वाक, श्रवण एवं पठन कौशल का विकास करना, क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसका सुनना और उसको सही ढंग से बोलना और सही वर्तनी और शुद्ध उच्चारण से पढ़ना आना चाहिए। हमारा विशिष्ट उद्देश्य है कहानी के उद्देश्य से परिचित कराना। कहानी हमसे क्या कहना चाहती है, कहानी को लिखने का लेखिका का उद्देश्य क्या है। दूसरा, विस्थापन की जो त्रासदी है उसके प्रति विद्यार्थियों के मन में संवेदनशीलता का विकास करना, संवेदनशीलता की भावना का विकास करना। और तीसरा, देश प्रेम की भावना का विकास करना। हम कहीं भी रहें लेकिन हमारे मन में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और लगाव रहता है और वो होना चाहिए। रज़िया जी की इस कहानी को पढ़ने से पूर्व हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है इनका। इनको कई सम्मान मिले, जिनमें से सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, इस तरह से इनको कई सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनकी साहित्यिक सेवा के लिए। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1989 में हुआ। माफ़ करें, इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ये रज़िया सज्जाद ज़हीर का ऐसा मानना था। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की थी। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद में उर्दू से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और यहाँ पर करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने का, अध्यापन का कार्य करने लगीं। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना इन्होंने की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया है उर्दू भाषा के पाठकों के लिए। रज़िया जी की भाषा सहज है, सरल है और मुहावरेदार भाषा है। इनकी जो कुछ कहानियाँ हैं वो देवनागरी में भी लिप्यांतरित, देवनागरी लिपि में भी उनको जो है
रूपांतरित किया जा चुका है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भावना, आपसी जो सद्भावना की सद्भाव होता है, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक भाईचारा और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। ये इनकी कहानियों के मुख्य केंद्र बिंदु में ये समस्याएं रहती हैं, जिनमें सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता या फिर बदलते हुए पारिवारिक मूल्य, इनको ये उभारने का कार्य करती हैं। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। आज का जो हमारा पाठ है उसका एक पहले मैं संक्षिप्त परिचय दूंगी कि वास्तव में उस कहानी में, इस पाठ में कौन सी बात रज़िया जी हमसे कहना चाहती हैं। तो रज़िया सज्जाद की जो नमक शीर्षक की कहानी है, वास्तव में ये कहानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था सन 1947 में, आज़ादी के साथ जो ये विभाजन की जो त्रासदी हमें झेलनी पड़ी थी, उस विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित और पुनर्वासित जनों के दिलों को ये कहानी टटोलती है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर इस कहानी में सवाल भी खड़े किए गए हैं। कई प्रकार की बहुत सी धारणाएं हैं जो प्रचलित हैं, लेकिन उन पे सवालिया निशान लगते हैं कि क्या वास्तव में वो धारणाएं सही हैं। ऐसे ही धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर के आई सिख बीबी जो कि पाकिस्तान के लाहौर से भारत आ गई थी, वो आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो क्या चाहती हैं लाहौर से, तो वो सौगात में थोड़ा सा लाहौरी नमक मांगती हैं और कहती हैं कि थोड़ा सा लाहौरी नमक की फरमाइश वो कर देती हैं। कस्टम अधिकारी जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तरफ जो कस्टम अधिकारी है, वो नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। वो जानता है कि ये नमक पाकिस्तान से भारत ले जाना गैर कानूनी है, लेकिन वो गैर कानूनी जानते हुए कार्य है, जानते हुए भी इजाज़त देता है। और इतना ही नहीं, वो दिल्ली को अपना वतन बताता है, क्योंकि विभाजन में वो दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। साथ ही वो कहता है कि दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम दीजिएगा। पाकिस्तान में रहते हुए दिल्ली को याद करना और दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम सलाम भेजना, ये उसके मन में छिपी हुई अपनी मातृभूमि के प्रति जो उसके भाव हैं उसको उजागर करता है। इसी तरह भारत की तरफ जो कस्टम अधिकारी है सुनील दासगुप्ता, उसका कहना है कि मेरा वतन तो ढाका है, ढाका जो कि बांग्लादेश में, अब वर्तमान समय में बांग्लादेश में। इस तरह से अगर हम देखें तो जो जहाँ है वो वहाँ रहते हुए भी वहाँ का नहीं है। राष्ट्र और राज्यों की जो नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, या फिर मजहबी आधार पर कुछ लोग इन रेखाओं के इधर और उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके मतलब स्थापित कर चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो ज़मीन पर रेखा खींची गई है वो लोगों के दिलों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई, लेकिन लोगों के दिलों के बीच अभी भी रेखाएं खींच नहीं पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान तो बदल गई है, किंतु उनका जो हार्दिक यथार्थ है, जो मन की भावना है, वो अभी भी जो राजनीतिक यथार्थ है वो उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। एक अनचाही, अप्रीतिकर मतलब जिसको हम नहीं चाहते, बाहरी बाध्यता, कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ नियम कानूनों की बेड़ियां हैं, जिनके कारण अपने अपने जन्म स्थानों से उन्हें विस्थापित तो
होना पड़ा है, विस्थापित तो वो हो गए हैं, पर ये जो बाध्यता है ये उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है, उनके दिलों को विस्थापित नहीं कर पाई है, अलग नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत एक के बाद एक खोलता चला जाता है। ये हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, चाहे पाकिस्तान, चाहे भारत या फिर बांग्लादेश, जब तक सरहद के दोनों तरफ ये हार्दिक पहलू जीवित है, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। जो सरहदें राजनीति के चलते खिंच गई हैं, शायद एक दिन ये महत्वहीन हो जाएंगी, इनका महत्व नहीं रहेगा। लाहौर के कस्टम अधिकारी का एक बयान, एक कथन जो है, वो बहुत सी बातों को अपने अंदर छिपाए है। जब वो नमक ले जाने की इजाज़त देते हैं तो वो एक वाक्य कहते हैं कि उनको ये नमक देते समय मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ये जो आज की स्थिति है, इसके बारे में वो कहते हैं। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर और पार दोनों तरफ जो लोग फेंक दिए गए हैं, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, राजनीति के आधार पर, तो जो लोग इधर और उधर आ गए हैं, उन लोगों की वो पीढ़ी जिनके दिलों में अभी भी अपने जन्मस्थली, अपने मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव है, जब वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? यानी वो लोग, वो पीढ़ी जो उधर से विस्थापित होकर इधर आई है और इधर से विस्थापित होकर के उधर गई है और पुनर्वासित हो गए हैं, जब उनके मन से अपनी जन्मभूमि के लिए, जब वो पीढ़ी, अभी उनके मन में अपनी जन्मभूमि के लिए प्रेम है, लेकिन जब वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी और नई पीढ़ी आ जाएगी जो कि उस जन्मभूमि की नहीं है, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर ये उम्मीद रह सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसी सवाल को लगा करके, इसी सवाल के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी की मूल संवेदना थी। अब हम इस कहानी को सारांश रूप में आपको बताएंगे, इस कहानी का सार बताएंगे। इस कहानी को भली भांति पूरी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से उसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। यहाँ पर सफ़िया नाम की एक महिला अपने पड़ोसी के यहाँ कीर्तन में गई रही होती हैं। वहाँ पर वो एक महिला को देखती हैं, एक सिख बीबी उस कीर्तन में आई रही होती हैं, जिनको देख करके सफ़िया का मन में ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। सिख बीबी को देखते ही सफ़िया को ऐसा लगता है मानो वो उसकी माँ है। उनकी कद काठी, लहजा, उनका लिबास, उनका वो सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ना, ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल लगती जैसे उसकी माँ हो। बार बार सफ़िया उनकी तरफ मोहब्बत भरी, प्रेम भरी निगाह से देखती है तो सिख बीबी का ध्यान भी उसकी ओर जाता है और सिख बीबी फिर उस घर की बहू से पूछती हैं, घर की बहू से, कि ये कौन है। तो उन्हें बताया जाता है कि ये सफ़िया हैं और कल ये पाकिस्तान जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, क्योंकि सफ़िया का जो मायका है, जो उसके भाई लोग हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि सफ़िया भारत में रहती है। तो सफ़िया अपने भाइयों के यहाँ जा रही है। सफ़िया चूँकि बार बार उनकी तरफ देखती है तो सफ़िया फिर उनसे बात करने लगती है और बताती है कि कल मैं लाहौर जा रही हूँ। जब उन्हें पता चलता है लाहौर, तो वो उसके पास आ जाती है, बड़े प्रेम से उससे लाहौर के विषय में तमाम बातें बताती रहती हैं कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा खाना, उम्दा खाना जानते हैं, बहुत नफीस उनका स्वभाव है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस तरह की वो बातें करती हैं और बाद में कहती हैं साडा लाहौर। साडा पंजाबी भाषा में मेरा को कहते हैं, तो कहती है मेरा लाहौर।
कहती है लाहौर, तो सिख बीवी सफ़िया से कहती हैं मेरा वतन, मैं इधर आ गई हूँ लेकिन मेरा वतन तो अभी भी लाहौर ही है। सफ़िया जब उनके मन में उनकी मातृभूमि के लिए इतनी ललक, इतना प्रेम देखती है तो पूछ पड़ती है, कुछ आपके लिए लाऊं लाहौर से, कुछ मंगाना चाहेंगी? बड़ा झिझकते हुए सिख बीबी धीरे से कहती हैं उससे कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अब सिख बीबी का अपने मातृभूमि के प्रति जो लगाव है वो इस बात से दिखाई पड़ता है कि वो सौगात में कोई महंगी चीज़, कोई विशेष चीज़ न मांग के क्या मांगती, वहाँ का नमक मांगती हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। सफ़िया पाकिस्तान लाहौर पहुँच जाती है। वहाँ अपने भाइयों से, भाइयों के दोस्तों से, अपने दोस्तों से सबसे मिलना होता है, रिश्तेदार होते हैं, काफ़ी बड़ा उनका परिवार होता है, उन सबसे मिलना जुलना ये सब चलता रहता है, खाना पीना, घूमना फिरना, और इस तरह से उसके 15 दिन कब बीत गए सफ़िया को पता ही नहीं चलता है। 15 दिन के बाद उसका लौटना था। अब सफ़िया जब लौटने की तैयारी कर रही है तो सारी चीज़ों को, वो अपने सामान को, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, भाइयों के द्वारा दिए गए तोहफ़ों को, जो उन्हें उपहार मिले हैं, उन सब चीज़ों को वो अटैचियों में, बिस्तरबंद में, हर उसमें जो है पैक करती है। सब चीज़ें पैक करते करते उसका ध्यान जाता है उस नमक की थैली की ओर, जो एक किलो 1 सेर की थैली उसने खरीदी थी सिख बीबी के लिए, लाहौरी नमक। वो उस नमक की थैली को सोचती है कि इसको भी रखना है। तभी उसका भाई आ जाता है कमरे में। उसका भाई पाकिस्तान में पुलिस विभाग में अफसर है। वो अपने भाई से पूछती है कि उसे ये नमक ले जाना है, क्या वो ये नमक वो ले तो जा सकती है? उसका भाई कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, नमक यहाँ से ले जाना गैर कानूनी है, तुम नमक नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम अगर नमक, वो कहती क्यों नहीं ले जा सकती, मैं कौन सा जो है बहुत ऐसा ज़्यादा ले जाऊँ, एक थोड़ा सा है, मोहब्बत का तोहफ़ा है, किसी ने मंगाया है। उसका भाई कहता है, व्यंग बोलता है, व्यंग करता है उस पर, कहता है तुम्हें नमक यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत, वैसे भी तुम्हारे हिस्से में बहुत नमक आया है, इसका मतलब कि ज़्यादा ज़मीन आई है तुम्हारे हिस्से में, यानी भारत के हिस्से में। सफ़िया थोड़ा सा तुनक जाती है, गुस्सा होकर के भाई से कहती है, मैं बंटवारे की बात नहीं करती हूँ, मुझसे ये बात नहीं करो, मुझे तो ये नमक लेके जाना है। भाई कहता है ऐसा नहीं करना, अगर तुम ये ले जाओगी तो कस्टम वाले जो हैं तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, पूरा सामान बिखेर करके रख देंगे, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी है। अब सफ़िया, भाई चला जाता है, सफ़िया थोड़ी सी भावुक हो जाती है। भाई के जाने के बाद सफ़िया सोचती क्या करूं, कैसे करूं। बाद में वो सारी चीज़ें पैक कर लेती, सब कुछ पैक हो गया, सिर्फ 2 चीज़ बाकी रह जाती हैं। एक कीनू, कीनू जो कि एक फल है, और उस फल को सफ़िया के जो दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त, वो उस फल को कहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के मोहब्बत का मेवा है, क्योंकि भारतीय संतरा और पाकिस्तानी माल्टा, इन दोनों को मिला करके इनकी इनको दोनों को मिश्रित करके वो फल, नया फल उगाया गया है जिसका नाम है कीनू। तो सफ़िया एक कीनू की टोकरी है जो उसको किसी मित्र ने दी है, और एक किलो नमक की वो पुड़िया है, 1 सेर नमक की। ये 2 चीज़ें रह जाती हैं। अब सफ़िया सोचती है कि यदि मैं इस कीनू की टोकरी के नीचे इस नमक की पुड़िया को छिपा दूं तो आराम से पहुंच जाएगी ये भारत, क्योंकि आते समय भी उसने देखा था कि सीमा पर, कस्टम पर फलों की टोकरियां चेक नहीं हो रही थी, उनको जांच कोई नहीं कर रहा था। भारत से आम और केले जा रहे थे और उधर से कीनू आ रहे थे इधर। तो फलों की टोकरी चूँकि उसने देखा था नहीं जांच की जा रही है, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना हम इस पुड़िया को, नमक की पुड़िया को कीनू की नीचे मैं दबा करके और ऊपर से कीनू रख के लेके चली जाऊँ, और वो वैसा करती भी है। इसके बाद उसने उस पुड़िया को कीनू के नीचे रखा, फिर थक करके वो सो गई।
रात में वो अपने बचपन के सपने देखती है, लाहौर के सपने देखती है, ठंडी हवाएं, उसे भारत, लाहौर सब कुछ दिखता है, सब याद आता है। और फिर सवेरा होता है, उसके रुखसत होने का, जाने का समय आ जाता है। सब उसको बहुत ही भरे मन से, भावुक हृदय से उसको विदाई देते हैं। उसके छोटे छोटे जो भतीजे होते हैं, भतीजियाँ होती हैं, वो उससे पूछती हैं आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती हैं। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन बच्चों को कौन समझाए कि सरहदें बढ़ चुकी हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसके जाने का जब समय हुआ, वो पहुंच गई प्लेटफॉर्म पर, उसके भाई ने टिकट दिला दिया था। वहाँ पर वो वेटिंग रूम में बैठी रहती है, आसपास आते जाते लोगों को देखती है और उसे ये लगता है कि इस कीनू की टोकरी में नमक छिपा है। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। वो थोड़ी देर निश्चिंत सी बैठी रहती है, लेकिन जब उसका सामान कस्टम में जांच के लिए जाने लगता है तो अचानक उसके मन में ये बात आती है कि मैं सिख बीबी, जिनको मैं अपनी माँ मान चुकी हूँ, जो मेरी माँ जैसी हैं, उस माँ के लिए मैं यहाँ से जो ये प्रेम का उपहार ले जा रही हूँ, जो प्रेम की सौगात ले जा रही हूँ, उसे मैं चोरी छिपे क्यों ले जाऊँ। वो चुपचाप कीनू की टोकरी से उस थैली को, उस पुड़िया को नमक की निकालती है और अपने हैंडबैग में, अपने पर्स में रख लेती है। और वहाँ खड़े एक जो कस्टम अधिकारी वहाँ खड़े थे, उनकी ओर वो बढ़ जाती है। एक अधेड़ उम्र के कस्टम अधिकारी थे, उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं आइए। वो उनसे बताती है कि मेरे पास नमक है। वो उसको लेकर के जाते हैं, वो उनको समझाती है, सारी बात बताती है शुरू से अंत तक कि किस तरह सिख बीवी ने उससे कहा है और वो उसको उनकी माँ के जैसे लग रही हैं, इसलिए वो उनके लिए ये तोहफा ले जाना चाहती है, क्योंकि सिख बीवी अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती है। धीरे से वो अब पुड़िया को अपनी तरफ खिसकाते हैं। जो कस्टम अधिकारी हैं उसको एक पेपर में लपेटते हैं और चुपचाप उसके बैग में डाल देते हैं। और डालने के बाद कहते हैं, उन्होंने बातों के दौरान सफ़िया को बताया कि मेरा वतन पाकिस्तान नहीं है, मेरा वतन दिल्ली है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, विभाजन के समय हम इधर आ गए। और वो कहता है आज भी मुझे अपना वतन बहुत याद आता है। सफ़िया से कहता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम दीजिएगा। और इस तरह से वो सफ़िया को, उस नमक की पुड़िया को सफ़िया के पर्स में डाल देता है। सफ़िया उसकी बड़ी शुक्रगुजार रहती है और वो सफ़िया से कहता है कि उनको मतलब सिख बीवी को जा कर के ये नमक दे दीजिएगा और देते समय उनसे कहिएगा कि आज भी लाहौर आपका वतन है और दिल्ली मेरा, मतलब लाहौर आज भी सिख बीवी का वतन है और दिल्ली मेरा है, तो फिर रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप एक जामा मस्जिद का चित्र देख रहे हैं। इसी जामा मस्जिद का जिक्र आया है इस कहानी में, जिसकी सीढ़ियों को सलाम देने की बात पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी करता है, जो कि वास्तव में मूल रूप से भारतीय है। अगर आप कभी जाएं तो देखेंगे जामा मस्जिद से बाहर बहुत ऊंचाई पर ये बनी हुई है और बहुत सारी सीढ़ियां हैं। तो उसके बाद सफ़िया चली आती है। इसके बाद एक जगह लेखिका लिखती हैं कि कब लाहौर छूट गया और कब अमृतसर आ गया पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जैसा रंग रूप वेशभाषा सब कुछ, बोली जैसा पाकिस्तान और लाहौर का था, वैसी ही वेशभूषा, बोली, संस्कृति अमृतसर की भी है। अब अमृतसर का जिक्र क्यों आया? उसका कारण ये है कि अमृतसर ऐसी जगह है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, दोनों की सीमा मिलती है और उस जगह का नाम है, उस जगह को अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर कहते हैं। बाघा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ का है और अटारी बॉर्डर हमारे भारत की ओर का है। तो वहाँ पर
वहीं से रेलवे ट्रैक ही पास से गया है और वहीं पर जो ट्रेन पाकिस्तान से आती है उसका पूरा उसमें पुलिस या दूसरे जांच अधिकारी ये सब वहीं से बदलते हैं और वहाँ पर पुनः कस्टम की जांच होती है, क्योंकि अब पाकिस्तान से सफ़िया हिंदुस्तान में भारत में इंटर कर रही, भारत में प्रवेश कर रही है, तो वहाँ भी जांच होनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, ये अटारी बॉर्डर है जो कि भारत की तरफ है। दोनों के गेट आमने सामने लगे हुए हैं क्योंकि दोनों बॉर्डर एक जगह मिलते हैं। ये अटारी बॉर्डर है और आगे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ बाघा बॉर्डर के गेट का चित्र है। तो इस प्रकार से इसी जगह पर आने के बाद जब सफ़िया अंदर आ जाती है, इधर हिंदुस्तान की तरफ आ जाती है, तो फिर से उसके सामान की जांच होनी है। सामान जब फिर जांच के लिए जाता रहता है, फिर वो कस्टम अधिकारी के इधर भारतीय कस्टम अधिकारी के पास जाती है और उससे भी उसी प्रकार से सब कुछ सही सही खोल के बता देती है जैसे उसने पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी को बताया था। उसे बताती है, उसे भी सारी बात बताती है। वो उसको अपने जहाँ पर उनका बैठने का स्थान होता है वहाँ लेकर के जाते हैं, उसके लिए चाय मंगाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, उसकी सारी बात सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा वतन तो ढाका है जी। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। जब वो कहते हैं मेरा वतन तो ढाका है जी, उस समय वो एक पुस्तक भी निकाल करके दिखाते हैं। उनका नाम सुनील दासगुप्ता है, तो वो उसको एक पुस्तक भी निकाल के दिखाते हैं जो कि उसके बचपन के मित्र और प्रसिद्ध लेखक ने उनको भेंट की थी। वो बताते हैं कि जब देश बटा तो 47 में वो इधर आ गए, जबकि वो रहने वाले ढाका के थे और वो याद करते हैं अपने ढाका को। कहते हैं हमें तो बहुत याद आती है, हम काफ़ी समय तक वहाँ जाते रहे। और साथ ही वो कहते हैं हमारे वहाँ की डाब बहुत अच्छी होती है। डाब क्या है? जो जिसे हम नारियल पानी कहते हैं, जो कच्चे नारियल का पानी होता है जिसे हम पीते हैं, उसे बांग्ला भाषी लोग उसे डाब कहते हैं। सुनील दासगुप्ता जो है वो भी उस नमक को सफ़िया को देते हैं और उसको ले जाने देते हैं। सफ़िया जब वहाँ से चलती है, उसको लेकर के कस्टम के से उसको गुजार देते हैं और जब तक सफ़िया प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, वो सीढ़ी के नीचे सर झुकाए खड़े मानो कुछ सोच रहे हैं, जैसे अपने देश को, अपने वतन को याद कर रहे हैं। सफ़िया ऊपर से, पुल के ऊपर से देखती है, वो तब भी सर झुकाए खड़े रहते हैं। सफ़िया को अजीब सा महसूस होता है और वो सोचती है कि आखिर किसका वतन कहाँ है, किसका देश कहाँ है। सरहद के जो इस पार है वो देश है अपना, या सरहद के जो उस पार है वो, कौन सा देश किसका है? कस्टम के इस पार या कस्टम के उस पार? कहानी यहीं पर इसी प्रश्न के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत इस एक प्रश्न के अंदर वो बहुत से प्रश्न छोड़ जाती है। ये अभी आपने अटारी का बॉर्डर देखा, अटारी जो कि भारत की ओर है, और इसके साथ ही आप ये देख रहे हैं दोनों का संयुक्त। इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर दोनों देशों की सीमाएं हैं और ये जहाँ पर आप हमारे जवानों को और पाकिस्तानी जवानों को भी खड़े देख रहे हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज, और एक तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये प्रतिदिन वहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। प्रतिदिन सुबह जो झंडा ऊपर लहराया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसे शाम को उसको अवरोहण किया जाता है, उसको उतारा जाता है। और यहाँ पर परेड भी होती है। प्रतिदिन वो लोग बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी करते हैं, आपस में मिलते हैं। 30 त्योहारों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाना, मिलना, इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये स्थान है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो नीचे अगर गेट के उस ओर जो आपको ऊपर भीड़ दिखाई दे रही है वो पाकिस्तानी भीड़ है और गेट के इधर जो दिख रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। कहीं कोई फ़र्क
नहीं दिखता। इसी बात को लेखिका कहती है कि सफ़िया के द्वारा ये बात, सफ़िया के मन में ऐसा भाव लेखिका ने डाला अपने शब्दों से कि कब हम लाहौर से अमृतसर आ गए पता ही नहीं चला। ये उसी प्रतिदिन जो सेरेमनी होती है उसकी एक तस्वीर है आपके लिए। अब इस कहानी का सारांश मैंने आपको बताया। ये कहानी वास्तव में ये प्रश्न उठाती है कि क्या सरहदों पे जो लकीरें खींच दी गई हैं राजनीतिक कारणों से, क्या उन लकीरों ने वास्तव में हमें बांट दिया है? क्या उन लोगों को बांटा है जो वहाँ रहते हैं या यहाँ रहते हैं, वहाँ के थे इधर आ गए या इधर के थे उधर चले गए? क्या वो दिलों को बांट पाए हैं या नहीं? और अभी जो पीढ़ी चल रही है या जो पीढ़ी तब थी जो बंटवारे के कारण इधर उधर हुई, उस पीढ़ी के बाद क्या होगा? क्योंकि जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी है उसके द्वारा लेखिका ने एक उम्मीद ज़रूर जगाई है उसके वाक्य के द्वारा कि बाकी सब कुछ रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ठीक हो जाएगा या क्या वास्तव में सब कुछ ठीक हो रहा है? यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। उम्दा, उम्दा माने बहुत अच्छा, नफीस, सुरुचिपूर्ण, जो बहुत ही अच्छे से किया जाए ढंग से, रुखसत, विदा होना, सादा, अपना, हमारा, हिस्सा बखरा, बंटवारा करना, अदीब, साहित्यकार। उसका भाई कहता है अदीबों के दिमाग हिले होते हैं। अदीब मतलब साहित्यकार। लब्बो लहजा, बोलचाल का जो तरीका है वो। नवाजना, नवाज मतलब सम्मानित करना। सौगात, भेंट, उपहार, तोहफा। अजीज़, बहुत ही जो हमारा प्रिय होता है उसे हम कहते हैं अजीज़। इसके बाद बाजी, बाजी कहते हैं दीदी को, बहन को। और दोहर, दोहर होती है दोहरे कपड़े की बनी हुई चादर जो ओढ़ने के काम में आती है। कुछ इस पाठ से संबंधित गृह कार्य है, इसके कुछ प्रश्न देख लें। सिख बीबी ने सफ़िया से सौगात लाने को कहा। क्या सौगात लाने को कहा? पूरी कहानी उसी पर आधारित है। क्या उनकी ये चाहत पूरी हो सकी? इस पर सफ़िया को सिख बीबी की सौगात लाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसका विस्तार में वर्णन आप करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सफ़िया पहले थैली को छिपा कर ले जाना चाहती है। मैंने आपको बताया कीनू की टोकरी में कीनुओं के नीचे वो रख लेती है, पर अंत में उसने उसे कस्टम वाले के सामने रख दिया। ऐसा उसने क्यों किया होगा? ऐसा करने का क्या कारण रहा होगा? इस पर आप अपने विचार रखेंगे। आप सफ़िया की जगह होते तो क्या करते? विस्तार में बताइएगा। सफ़िया और उसके भाई के विचार अलग अलग। सफ़िया नमक ले जाना चाहती थी, उसका भाई कहता है नहीं, तुम नमक नहीं ले जा सकती क्योंकि कानूनी रूप से वो गलत है। दोनों के विचारों में क्या अंतर था? अब आप बताएंगे कि आप किसके विचार से सहमत हैं, सफ़िया के या उसके भाई के, और जिसके विचार से आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं। पूरा तर्क सहित आप इसका उत्तर देंगे कि किस प्रकार से आप किससे और क्यों सहमत हैं। बच्चों, इस पूरी कहानी को आप भली भांति पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसकी जो मूल संवेदना है, इस कहानी की मूल संवेदना पर आप बहुत अच्छे से विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आपकी जो जन्मभूमि है उससे आपको लगाव है, वैसे ही बंटवारे के बाद जो परिवार विस्थापित हो गए थे, जो परिवार उधर से इधर आ गए थे या इधर से उधर चले गए हैं, वो भी अपनी मातृभूमि को भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भले ही हमें कहीं पर हम पुनर्वासित होकर के हर प्रकार का सुख प्राप्त हो गया हो, सब कुछ हमें मिल गया हो, या जहाँ हम पहले से थे उस स्थिति से हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हों, फिर भी मातृभूमि का प्रेम
वैसे ही बना रहता है, वो प्रेम दिलों से समाप्त नहीं होता। आज की हमारी ये कहानी, आज का हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। आगे फिर किसी कक्षा में हम मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।